सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी विषय पर। तो जो साथी हमारे नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन और नए वीडियो आपको ज़रूर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं अपने विषय पॉलिटी पर। जो टॉपिक आपका है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के निर्माण को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने के लिए अंग्रेजों ने जो समय समय पे अपने यहाँ जो कानूनों का निर्माण किया, जो एक्ट लाए, जो चार्टर आए, उनको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे एक्ट आए हैं, बट यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं हम उन्हीं एक्टों पे चर्चा करेंगे या उन्हीं अधिनियमों पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें एक पहला एक्ट आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। कब आया था? 1773 ईस्वी में। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। पहला, अभी तक क्या था, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर कहते थे, और इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में क्या हुआ, उस गवर्नर वाले पद को हटा के एक नया पद सृजित कर दिया जिसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल। तो उस हिसाब से उस समय या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको हाईलाइट भी कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन पूछता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग। किस एक्ट के द्वारा बना? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसमें दूसरा एक और काम होता है, भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई। भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, और यह स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। इसमें दो तरह के कंफ्यूजन है। एक, अगर पूछते हैं कि भारत में प्रथम जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई किस एक्ट के द्वारा हुई, तो उस एक्ट में आपका आ जाएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अगर पूछते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये कब हुई? 1774। अगर एक्ट की बात करेगा तो आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और अगर पूछता है कब हुई तो 1774। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये भी पूछा जाता है। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। उनके नाम है लिमेंटर हाइट चैम्बर्स। लिमेंटर हाइट चैम्बर्स। लिमेंटर हाइट चैम्बर्स। दो तरह से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। किस एक्ट के द्वारा? 1773 एक्ट के द्वारा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे? एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे लिमेंटर हाइट चैम्बर्स। ऐसे तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनने का पैटर्न दूसरा है। एक पूछ लेते हैं कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना होती है उसमें कुल कितने न्यायाधीश थे, तो आप क्या बताएंगे? 1 + 3 कितना? 4 हो गया। अगर पूछता है कितने न्यायाधीश थे, तो 3 न्यायाधीश थे। कभी कभी जब अगर पेपर को टफ करेगा तो वो पूछेगा इनमें से कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के कौन न्यायाधीश नहीं थे, तो आपको तीनों नाम ये पता होने चाहिए, एक नाम कोई और होगा। इसके बाद जो एक एक्ट आता है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट आया था आपका 1784 ईस्वी में। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। अब इसमें हुआ क्या, जो कंपनी थी,
कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा जो भाग था बोर्ड ऑफ कोर्ट। बोर्ड ऑफ कोर्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था राजनीतिक मामले दिए गए और बोर्ड ऑफ कोर्ट का व्यापार या आपका वाणिज्य। मतलब यह था कंपनी दो भागों में बढ़ गई, दो तरह से शासन चलेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोर्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप या उनको संभालेगी और बोर्ड ऑफ कोर्ट व्यापार या वाणिज्य मामले से। यहीं से आप देख रहे हैं एक शब्द सुनते हैं आप, द्वैत शासन। भारत में यहीं से शुरू होता है क्या? द्वैत शासन। एक्ट आया भारतीय चार्टर 1813। इसमें दो तीन कार्य बहुत महत्वपूर्ण हुए। पहला कि भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने भारत में पहली बार 1 लाख रुपए की घोषणा करी। कितने की? 1 लाख रुपए की घोषणा करी। पहला कार्य यह था कि भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था। दूसरा कार्य इसी चार्टर में क्या था, इसी अर्थ में क्या हुआ था कि जो ईसाई मिशनरीज थे इनको भारत में धर्म प्रचार करने के लिए छूट प्रदान करी गई। तीसरा जो कार्य होता है इसी एक्ट में कि जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को बनाए रखा गया। कौन कौन सा? कंपनी का जो एकाधिकार था समाप्त किया गया, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक ठीक। तो अगला जो एक एक्ट आता है, एक्ट 1833। इस एक्ट में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए कि उसी समय राजा राम मोहन राय ने और विलियम बेंटिक ने मिलकर 1829 में भारत में सती प्रथा का अंत करवाया, जो इसी एक्ट में आगे आके लागू होता है। दूसरा जो कार्य होता है, अभी आप अगर मैप में देखें कि अभी तक जो अंग्रेजों का जो शासन सीमित था वो सिर्फ बंगाल प्रांत तक था। इसके बाद धीरे धीरे उनका शासन अन्य राज्यों में बढ़ता जा रहा था। अब उनको लगा कि हम बंगाल के गवर्नर जनरल ना होके क्यों ना हम भारत के गवर्नर जनरल हो जाए। तो यहाँ पे जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था, इस पद को क्या किया? समाप्त कर दिया गया और एक नए पद का निर्माण किया गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और उसी समय भारत के गवर्नर जनरल कौन बन गए? विलियम बेंटिक। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद आप अगर इतिहास पर नजर डालें तो कुछ घटनाएं घटित हो रही होती हैं। 1848 में आपके एक नए गवर्नर जनरल बन के आए लॉर्ड डलहौसी। उन्होंने हड़प नीति अपनाई और उस नीति के बाद 1856 के बाद 1857 में एक विद्रोह हुआ जिसको सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और इसी संग्राम के बाद एक एक्ट आया और उस समय ब्रिटेन में महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। इस एक्ट को भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया।
या क्राउन का शासन भी कहते हैं। ताज या क्राउन का शासन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके शासन अपने हाथों ले लिया, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ, इसी कारण कंपनी को समाप्त करना पड़ा। और एक महत्वपूर्ण और यहाँ पे बात आई कि अब तक जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, भारत का गवर्नर जनरल पद था, इस पद को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और एक नए पद वायसराय का सृजन किया गया। एक नए पद वायसराय का सृजन किया गया। अब जब क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, जब 1857 की क्रांति घटित हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1858 जब ये एक्ट पारित हुआ उस समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन क्या बनता है? लॉर्ड कैनिंग आंसर हो जाएगा आपका। फिर सवाल उठता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत शासन अधिनियम जो 1858 या ताज या क्राउन का शासन लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़ा था? या पूछ लेते हैं कि ताज या क्राउन शासन को कहाँ पढ़ा गया था और किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाता है कब? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ? इलाहाबाद में। किसने? कैनिंग ने। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस एक्ट को कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में। कब पढ़ा गया? 1 नवंबर। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1858। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद इसमें 2-3 और प्रावधान हुए कि जैसे जो हड़प नीति 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करी थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो अगले एक्ट पे हम आते हैं। अगला एक्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1892। यहां पे 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, पहला और दूसरा। पहला ये कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार दिया गया। दूसरा कार्य, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम इलेक्शन या चुनाव कब संपन्न किए गए? तो आपका आंसर होगा 1892 एक्ट या 1892 में। प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? 1892 में। कब संपन्न? तो अगले एक्ट पे आते हैं। अगला दूसरा एक्ट आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1909। यहां से 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया? उसका आंसर कब होगा? 1909। या भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? उसका आंसर क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। यहां पे एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जो एक बदलाव किया गया भारतीय शासन में। मुस्लिमों को निर्वाचन में अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया। मुस्लिमों को निर्वाचन में अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई।
यहीं से आप देखते हैं फूट डालो राज करो की नीति शुरू हो जाती है। और अगर पूछा जाए कि भारत के विभाजन या पाकिस्तान के अलग होने के बीच कब पड़ गए, तो इसी एक्ट 1919 पार्लियामेंटो सुधार में, क्योंकि मुस्लिमों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई और इसके बाद पाकिस्तान की मांग बाद में धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। इसके बाद एक एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ पे थोड़ा अगर ऐतिहासिक घटनाएं हम देख लें तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ चुके थे। 1917 में चंपारण आंदोलन हो चुका था। 1917 में ही एक और एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। बिना वकील बिना दलील का ये एक्ट कहा जाता है। इसमें यह प्रावधान था कि जो भी क्रांतिकारी या कोई भी भारतीय को अगर गिरफ्तार किया जाता था तो उसको कारण नहीं बताया जाता था। इसी के विरोध में आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ और इसकी जांच करने के लिए ये कब आया था, 1917। इस एक्ट की जांच करने के लिए एक नया अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें 2-3 प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान क्या था, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। दूसरा क्या था, इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव संपन्न हुए। जो 1892 में इलेक्शन हुए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। और चुनाव में भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार कब दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1919। चुनाव में महिलाओं को मत देने का अधिकार। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जानते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। तीसरा जो इसमें और एक महत्वपूर्ण जो प्रावधान हुआ था वह प्रावधान यह था कि भारत में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, 1926 में। कब हुई, 1926 में। 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पे, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, चुनाव में महिलाओं को मत देने का पहली बार अधिकार, संघ लोक सेवा आयोग की शुरुआत, और इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे घटनाएं घटित होती रहीं और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट पे आएंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले इसका इतिहास हम थोड़ा समझते हैं। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहुत विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, और साइमन कमीशन की जांच के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट को पारित किया गया। यह अधिनियम भारत का सबसे बड़ा अधिनियम है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी अधिनियम का है तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट का ही है।
इसमें कुछ प्रावधान जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला प्रावधान अभी 1919 एक्ट में हम पढ़ के आए हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत करी गई थी, किंतु इस एक्ट में पुनः क्या किया गया, प्रांतों से द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतों से द्वैत शासन का समापन हो गया, प्रांतों से द्वैत शासन का समापन हो गया। इसके पश्चात अब क्या हुआ, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों से हटाकर कहाँ शुरू कर दिए हम, केंद्र में, सेंटर में शुरू कर दिए। दूसरा जो प्रावधान हुआ, इसी एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, जो अपना केंद्रीय बैंक है वर्तमान में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक के पहले गवर्नर, क्वेश्चन पूछ लेगा अगर आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर का नाम बताइए, तो उनका नाम है ओसबोर्न स्मिथ। ये अंग्रेज थे। यहीं पे एक क्वेश्चन अगर और पूछ ले, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो सीडी देशमुख। क्या होगा, सीडी देशमुख। दूसरा जो इसमें प्रावधान होता है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की क्या की गई, स्थापना हुई। यह स्थापना 1937 में हुई। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1937 किस एक्ट के द्वारा हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस मॉरिस गोवियर थे। इसमें अन्य न्यायाधीशों की संख्या 6 थी। अब अगर पूछता है संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी, उसमें कुल कितने न्यायाधीश थे, तो कुल की बात करेंगे तो हम 7 हो जाएंगे, अगर न्यायाधीशों की बात करेंगे तो 6 हो जाएंगे। इस एक्ट के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, इस एक्ट के बाद कुछ घटनाएं घटित होती हैं। 1940 में पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में प्रारंभ होगी और उसके बाद अंग्रेजों ने संविधान निर्माण करने के लिए एक मिशन भेजा, जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, जो 1942 में आया, जिसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इनका विरोध किया। इसके बाद 1947 में एक और एक्ट आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस एक्ट को समझने के पहले थोड़ा इसके बारे में हम समझेंगे कि उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी कि जून 1947 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, किंतु इसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया। इसके पश्चात एक योजना बन के है जिसको हम बेटन योजना कहते हैं, और इस बेटन योजना के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय के वायसराय थे, और उन्हीं योजना के आधार पे इस अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन की संसद में। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और इस एक्ट में कहा गया कि अब भारत का विभाजन 2 देशों में हो जाएगा, पाकिस्तान और भारत।
तो इस एक्ट को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में लागू हुआ, अर्थात पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत में यह एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू होता है, अर्थात भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। इस एक्ट के बाद भारत स्वतंत्र हो गया। अब चर्चा होने लगी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए बेटिन योजना के अंतर्गत एक मिशन आया, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, और यह मिशन भारत में मार्च 1946 को आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे और इसी योजना के आधार पे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे भारतीय संविधान सभा का निर्माण। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक नहीं किए हैं। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।